रात के ठीक 12 बजे अगर किसी सुनसान जंगल में कोई आवाज आपको नाम लेकर पुकारे तो कभी पलट कर मत देखिएगा, क्योंकि जो आपको बुला रहा है वो इंसान नहीं होता। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है उस भयानक सच्चाई की जो मध्य भारत के एक अभिशप्त जंगल में आज भी मौजूद है। एक ऐसी सच्चाई जिसने अनगिनत जिंदगियों को तबाह कर दिया है और आज भी करती रहती है। हमारे बुजुर्गों ने हमेशा कहा है कि रात का समय सिर्फ इंसानों का नहीं होता, खासकर वो घड़ी जब रात अपने चरम पर होती है, जब चांद भी अंधेरे में छुप जाता है और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है। उस वक्त जंगलों में, पुराने खंडारों में और सुनसान जगहों पर कुछ ऐसी चीजें जाग जाती हैं जिनका इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है सैकड़ों साल पहले से, जब एक घमंडी ब्राह्मण ने अपने अहंकार में डूबकर वो काम किया था जिसकी सजा आज तक भुगत रहा है। वो ब्राह्मण था तो विद्वान, चारों वेदों का ज्ञाता, संस्कृत के श्लोकों में पारंगत, लेकिन उसके दिल में था अपार लालच और शक्ति की भूख। उसका नाम था पंडित दुर्गादास और वो अपने गांव में एक सम्मानित व्यक्ति माना जाता था। लोग उसके पास आते थे पूजा पाठ के लिए, शुभ मुहूर्त जानने के लिए और जीवन की समस्याओं का हल पाने के लिए। लेकिन दुर्गादास के मन में एक कीड़ा कुलबुला रहा था। वो देखता था कि दूसरे तांत्रिक और साधु उससे कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोगों पर ज्यादा प्रभाव रखते थे। उनके पास ऐसी शक्तियां थीं जिससे वो लोगों की बीमारियां ठीक कर देते थे, भविष्य बता देते थे और कभी-कभी तो चमत्कार भी दिखाते थे। ये बात दुर्गादास को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन उसने सुना कि कुछ खास तांत्रिक विधियों से अपार शक्ति पाई जा सकती है। ऐसी शक्ति जिससे वो ना सिर्फ लोगों को प्रभावित कर सकता है, बल्कि प्रकृति के नियमों को भी अपने हिसाब से मोड़ सकता है। लेकिन ये विधियां थीं वर्जित, निषिद्ध, ऐसी जिन्हें करने से हर शास्त्र मना करता है। हर गुरु, हर संत, हर धर्म ग्रंथ साफ साफ कहता है कि इन राहों पर चलना मतलब अपनी आत्मा को शैतान के हवाले कर देना। लेकिन अहंकार अंधा कर देता है। दुर्गादास ने तय कर लिया था कि वो हर हाल में वो शक्ति हासिल करेगा जो उसे सबसे ऊपर ला देगी। उसने चुपके चुपके उन काले तंत्र की किताबों को इकट्ठा किया जो सदियों से छुपा कर रखी जाती थीं। उसने सीखा कि सबसे ताकतवर मंत्र वो होते हैं जो निर्दोष के खून से सिद्ध किए जाते हैं। महीनों तक दुर्गादास ने तैयारी की। उसने वो सब सामान जुटाया जो उस भयानक विधि के लिए चाहिए था। काले कपड़े, खास तरह के यंत्र, मंत्रों से भरी हुई पुरानी किताबें और सबसे जरूरी चीज, एक निर्दोष इंसान जिसकी बलि देनी थी। एक अमावस्या की रात, जब चांद भी छुप गया था अंधेरे में और आसमान में तारे भी धुंधले लग रहे थे, उस ब्राह्मण ने तय किया कि वो करेगा वो काम जिसे करने से हर शास्त्र मना करता है। उस रात हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कि प्रकृति खुद जानती हो कि कुछ गलत होने वाला है। जंगल के जानवर चुप थे, पंछी अपने घोंसलों में दुबके हुए थे और हवा भी जैसे रुक गई हो। उसने एक निर्दोष साधु को बंदी बनाया था जो उस जंगल से गुजर रहा था। वो साधु था बिल्कुल सीधा साधा, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, जो सिर्फ भगवान के नाम का जाप करता रहता था। लेकिन दुर्गादास के लिए वो सिर्फ एक जरिया था अपनी मंजिल तक पहुंचने का। उस रात जंगल के बीच में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दुर्गादास ने शुरू की वो भयानक तांत्रिक विधि जिसमें इंसानी बलि की जरूरत होती थी। उसने काले कपड़े पहने, अपने चारों तरफ यंत्र बनाए और शुरू किए वो मंत्र जो सदियों से बंद थे। हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे कि कुछ जल रहा हो, कुछ सड़ रहा हो। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता गया, माहौल और भी डरावना होता गया। पेड़ों की छायाएं नाचने लगीं, हवा में अजीब सी आवाजें आने लगीं और वो निर्दोष साधु डर के मारे कांप रहा था। उसे पता था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है, लेकिन वो बंधा हुआ था, बेबस था। उस रात जंगल में जो हुआ वो इतना भयानक था कि आज भी उस जगह की हवा में दर्द की आवाजें गूंजती रहती हैं। दुर्गादास ने उस निर्दोष साधु की बलि दे दी, उसका खून उन यंत्रों पर छिड़का और पूरी रात वो मंत्र पढ़ता रहा जो उसे अपार शक्ति देने वाले थे। लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर गलत काम की सजा मिलती है। ब्रह्मांड में एक संतुलन है और जब कोई उस संतुलन को बिगाड़ता है तो वो खुद ही उसकी चपेट में आ जाता है। जैसे ही उस ब्राह्मण ने वो निर्दोष साधु की हत्या की, आसमान से बिजली गिरी, धरती कांप उठी और उसके ऊपर लग गया सबसे भयानक श्राप,
वो मंत्र जो उसे शक्ति देने वाले थे वही उसकी बर्बादी का कारण बन गए। उसकी आत्मा में जहर घुल गया, उसका दिमाग फिर गया और वो चीखता चिल्लाता रह गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो मर गया, लेकिन मर कर भी शांति नहीं मिली। अगली सुबह जब गांव के लोगों ने उसकी तलाश की तो जो मंजर उन्होंने देखा वो आज तक उनकी यादों में डर बनकर बसा हुआ है। उसकी लाश उल्टी लटकी हुई थी उसी पीपल के पेड़ से। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं जैसे कि किसी ने जबरदस्ती निकाली हों। उसके मुंह से निकल रहा था काला धुआं और उसके चारों तरफ बिखरे हुए थे वो यंत्र और किताबें जो अब राख हो चुकी थीं। यही तीनों चीजें किसी भी ब्राह्मण को ब्रह्म राक्षस बना देती हैं। अहंकार, वर्जित तंत्र विद्या और निर्दोष की हत्या। ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा श्राप बन जाती हैं जो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। वो मरकर ब्रह्म राक्षस बन चुका था और अब उसकी आत्मा बंधी थी उसी जंगल में हमेशा के लिए। ब्रह्म राक्षस बनने के बाद दुर्गादास की आत्मा को ना तो मोक्ष मिला ना ही शांति। वो फंस गया था इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ दर्द है, सिर्फ भूख है, सिर्फ गुस्सा है। उसकी भूख अब खाने की नहीं थी बल्कि आत्माओं की थी। उसे चाहिए थे और लोग जो उसकी तरह इस श्राप में फंस जाएं। ब्रह्म राक्षस की सबसे डरावनी बात यह है कि वो पहले बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह दिखता है। सदियों के अनुभव ने उसे सिखाया है कि लोगों को कैसे फंसाना है। वो जानता है कि इंसान का सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट है उसकी दया, उसकी मदद करने की इच्छा। इसलिए वो हमेशा किसी बेचारे, बेसहारे इंसान का रूप लेता है। कभी वो दिखता है एक बूढ़े ब्राह्मण की तरह जो रास्ता भटक गया हो, कभी वो लगता है कोई यात्री जिसकी गाड़ी खराब हो गई हो, कभी वो बनता है कोई साधु जो भटक गया हो। लेकिन हर बार वो मीठी आवाज में बात करता है, खुद को कोई साधु, यात्री या मदद मांगने वाला इंसान बताता है। उसकी आवाज में इतनी मिठास होती है, इतनी दया दिखती है कि लोग तुरंत उस पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही सामने वाला उस पर भरोसा करता है, उसके पास आता है, वो दिखाता है अपना असली रूप। और वो रूप है इतना भयानक कि जिसने एक बार देख लिया या तो वो पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। उल्टा लटका हुआ शरीर, जैसे कि कोई उसे पैरों से पकड़कर लटका दिया हो। लंबे नाखून जो छुरी की तरह तेज होते हैं। सूखी चमड़ी जो कागज की तरह पतली हो गई है। आग जैसी लाल आंखें जिनमें सिर्फ गुस्सा और भूख दिखती है। और मुंह से आती मंत्रों जैसी फुसफुसाहट जो सीधे दिमाग में घुस जाती है। सबसे डरावनी बात यह है कि वो लगातार मंत्र पढ़ता रहता है, वही मंत्र जो उसकी मौत का कारण बने थे। ये मंत्र सुनने वाले के दिमाग में घुस जाते हैं, उसकी सोचने की शक्ति को खत्म कर देते हैं और उसे अपने काबू में कर लेते हैं। सालों बीत गए, दशकों बीत गए और उस जंगल में कई लोग गए। कुछ गलती से पहुंच गए, कुछ जानबूझकर गए क्योंकि उन्होंने सुना था कि वहां कुछ खजाना छुपा है, कुछ गए क्योंकि वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानते थे। लेकिन जो भी उस ब्रह्म राक्षस से मिला उसका अंजाम एक ही था। कुछ लोग वापस आए लेकिन वो पागल हो चुके थे। वो बार बार कहते रहते थे कि उन्होंने देखा है एक बूढ़े को उल्टा लटके हुए जो उनसे मंत्र पढ़ने को कह रहा था। वो कहते थे कि उनके सपनों में आता है वो बूढ़ा और उन्हें वापस जंगल में बुलाता है। डॉक्टर कहते थे कि इन्हें साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है, लेकिन स्थानीय लोग जानते थे कि यह ब्रह्म राक्षस का प्रभाव है। और कुछ लोग कभी वापस ही नहीं आए। उनके घरवाले महीनों तक इंतजार करते रहे, पुलिस में रिपोर्ट करते रहे, सर्च पार्टीज भेजते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिलता था। सिर्फ जंगल में कहीं कहीं मिलते थे कपड़ों के फटे हुए टुकड़े, खून के धब्बे और पेड़ों पर नाखूनों के निशान। स्थानीय लोग जानते थे इस खतरे के बारे में, इसलिए वो उस जंगल से दूर ही रहते थे। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया था कि कभी भी उस तरफ नहीं जाना है, खासकर रात के समय। वो कहते थे कि दिन में भी अगर जाना पड़े तो ग्रुप में जाना, अकेले कभी नहीं। और अगर कोई बूढ़ा ब्राह्मण मिले जो मदद मांगे तो तुरंत वहां से भाग जाना। लेकिन कभी कभी कोई अनजान यात्री या फिर कोई जिज्ञासु व्यक्ति उस रास्ते से गुजर जाता था और फिर शुरू होता था ब्रह्म राक्षस का खेल। वो खेल जिसमें शिकार को पता ही नहीं चलता कि वो शिकार बन चुका है, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। साल 2009 में एक ऐसी घटना हुई जो आज भी लोगों के दिलों में दहशत भर देती है। यह घटना इसलिए खास है क्योंकि इसमें एक गवाह बचा था जो बता सका कि वो रात क्या हुआ था। हालांकि वो गवाह पागल हो चुका था, लेकिन उसकी कहानी ने लोगों को समझा दिया कि ब्रह्म राक्षस कोई कहानी नहीं बल्कि एक भयानक सच्चाई है। 4 दोस्त थे, राज, विकास, अमित और सुरेश। ये सभी शहर के पढ़े लिखे नौजवान थे, कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और मॉडर्न थिंकिंग रखते थे। वो किसी भी तरह के अंधविश्वास में यकीन नहीं करते थे
उनका कहना था कि ये सब बातें पुराने ज़माने की हैं जब लोग साइंस नहीं जानते थे। आज के ज़माने में इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं है। राज सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट था इन चारों में। वो हमेशा कहता था कि घोस्ट, भूत, ब्रह्म राक्षस ये सब सिर्फ लोगों के डर से पैदा हुए हैं। उसका कहना था कि अगर कोई साइंटिफिक अप्रोच रखे तो हर चीज़ का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। विकास भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता था और कहता था कि ये सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। अमित थोड़ा सा कॉशियस था, लेकिन वो भी अपने दोस्तों के सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहता था। सुरेश सबसे ज़्यादा डरपोक था, लेकिन वो भी पीयर प्रेशर में आकर अपने दोस्तों के साथ चलता रहता था। उन्होंने सुना था इस जंगल के बारे में, लेकिन वो हंसकर कहते थे कि ये सब बकवास है। राज का कहना था कि ये सब लोकल लोगों ने इसलिए फैलाया है ताकि आउटसाइडर्स उनके एरिया में ना आए। विकास कहता था कि शायद कोई क्रिमिनल गैंग उस जंगल में छुपता है और लोगों को डराने के लिए ये सब कहानियां फैलाई हैं। एक शाम वो चारों अपनी बाइक से वापस घर जा रहे थे। वो एक दूसरे शहर में अपने किसी फ्रेंड से मिलने गए थे और अब रात होने से पहले घर पहुंचना चाहते थे। लेकिन जब वो मेन हाईवे पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वहां कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और ट्रैफिक जैम लग गया है। वो वहां घंटों फंसे रहे। ट्रैफिक पुलिस कह रही थी कि कम से कम 2 घंटे और लगेंगे रोड क्लियर होने में। राज को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे घर पहुंचकर कुछ जरूरी काम करना था। तभी किसी ट्रक ड्राइवर ने सुझाव दिया कि उस जंगल के रास्ते से शॉर्टकट ले सकते हैं। कौन सा जंगल? सुरेश ने पूछा। अरे वही जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां भूत रहता है, ट्रक ड्राइवर ने हंसते हुए कहा। लेकिन मैं कई बार उस रास्ते से गया हूं, कुछ नहीं होता, बस रोड थोड़ी खराब है लेकिन शॉर्टकट है। बाकी तीनों ने मना किया। विकास ने कहा, यार रात हो रही है और वो रोड अच्छी नहीं है, कहीं बाइक खराब हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अमित ने भी कहा, हाँ यार बेटर है हम यहीं वेट करें। सुरेश तो पहले से ही डर रहा था। उसने कहा, यार मैंने सुना है उस जंगल के बारे में, लोकल लोग कहते हैं कि वहां कुछ अजीब चीजें होती हैं। लेकिन राज ने कहा, अरे यार ये सब अंधविश्वास है, हम एजुकेटेड लोग हैं, इन सब बातों में यकीन नहीं करते। और फिर हम 4 लोग हैं, कुछ नहीं होगा, बस 1 घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे। राज का पर्सनैलिटी ऐसा था कि वो हमेशा दूसरों को कन्विंस कर लेता था। आखिर में बाकी तीनों को भी मानना पड़ा। वो सोच रहे थे कि चलो 4 लोग हैं, मोबाइल फोन्स हैं, क्या हो सकता है। शाम के 7 बज रहे थे जब वो उस जंगल में दाखिल हुए। शुरू में तो सब ठीक लग रहा था। रोड थोड़ी खराब थी लेकिन मैनेजेबल थी। पेड़ों के बीच से आ रही थी ठंडी हवा और सूरज की आखिरी किरणें पत्तों के बीच से छन के आ रही थीं। लग रहा था जैसे कि वो किसी नॉर्मल जंगल से गुजर रहे हैं। राज हंस रहा था और कह रहा था, देखा कुछ नहीं है यहाँ, बस लोगों ने अपने डर से ये सब कहानियां बना ली हैं। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया माहौल बदलने लगा। सूरज डूब गया और जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। नॉर्मली जंगलों में रात के समय कई तरह की आवाजें आती हैं, पंछियों की, कीड़े मकोड़ों की, हवा की, लेकिन यहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, जैसे कि सारे जानवर और पंछी गायब हो गए हों। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक घुस जाती है। और पेड़ों से आ रही थीं कुछ अजीब सी आवाजें, जैसे कि कोई फुसफुसा रहा हो, कोई कुछ कह रहा हो। सुरेश ने कहा, यार मुझे लग रहा है हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, कुछ अजीब लग रहा है। अमित ने भी कहा, हाँ यार ये जगह थोड़ी क्रीपी लग रही है। लेकिन राज हंसकर बोला, डर गए क्या, ये सब सिर्फ हवा की आवाजें हैं, जंगल में ऐसा ही होता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी कुछ अजीब लग रहा था। उसके मन में भी एक अजीब सा डर घुसने लगा था। लेकिन वो अपने दोस्तों के सामने वीक नहीं दिखना चाहता था। विकास ने अपना मोबाइल फोन निकाला और देखा कि कोई नेटवर्क नहीं है। यार यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, उसने कहा। नॉर्मल बात है, राज ने कहा, जंगल में नेटवर्क इश्यूज होते रहते हैं। लेकिन अब सबको लग रहा था कि कुछ गलत है। हवा में एक अजीब सी गंध घुल रही थी, जैसे कि कुछ सड़ रहा हो, और टेम्परेचर अचानक से ड्रॉप हो गया था, जैसे कि वो कोई रेफ्रिजरेटर में घुस गए हों। रात के 9 बज गए थे जब अचानक उन्हें सामने से आती एक आवाज सुनाई दी, बेटा रुको, मुझे मदद चाहिए। यह आवाज थी बहुत मीठी और दयनीय, जैसे कोई बूढ़ा आदमी मदद मांग रहा हो। आवाज में इतनी हेल्पलेसनेस थी कि सुनने वाले का दिल पिघल जाए। उन्होंने बाइक रोकी और देखा कि सामने खड़ा है एक बूढ़ा ब्राह्मण। वो पहने हुए था सफेद धोती कुर्ता, माथे पर तिलक, हाथ में एक लाठी। उसके बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं और वो बिल्कुल एक नॉर्मल बूढ़े ब्राह्मण की तरह लग रहा था। क्या बात है बाबा जी? राज ने पूछा। उसकी आवाज में अब भी कॉन्फिडेंस था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। बूढ़े ने कहा, बेटा मैं रास्ता भटक गया हूं, मैं अपने गांव जा रहा था लेकिन अंधेरे में रास्ता भूल गया। क्या तुम मुझे गांव तक छोड़ सकते हो?
उसकी आवाज़ में इतनी मिठास थी, इतनी इनोसेंस थी कि चारों दोस्तों को लगा कि ये तो सच में कोई बेचारा बूढ़ा है जो हेल्प की ज़रूरत में है। राज ने कहा, हाँ बाबा जी, बताइए कहाँ जाना है, हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन अमित को कुछ अजीब लगा। वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स में अच्छा था और उसने गौर से देखा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। चांदनी में सबकी शैडो दिख रही थी, लेकिन उस बूढ़े की कोई शैडो नहीं दिख रही थी। और एक और अजीब बात, इतनी ठंड में भी उसकी सांस नहीं दिख रही थी। अमित ने दूसरों को इशारा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़े ने अचानक अपना सिर उठाया और उन्हें देखा, और जैसे ही उसने सिर उठाया, चारों दोस्तों की सांस अटक गई। उसकी आंखें थीं आग की तरह लाल, जैसे कि उनमें जलते हुए कोयले अक्खे हों। उसके मुंह से निकल रही थी एक अजीब सी फुसफुसाहट, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। वो फुसफुसाहट सीधे उनके दिमाग में घुस रही थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ अब बिल्कुल बदल गई थी। अब वो मीठी नहीं थी, बल्कि भयानक और डरावनी थी। उसमें एक अजीब सी एको थी, जैसे कि कई आवाज़ें एक साथ बोल रही हों। चारों दोस्त समझ गए कि वो फंस गए हैं। राज ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन नहीं चला। उसने कई बार किक मारा, लेकिन बाइक बिल्कुल डेड हो गई थी, जैसे कि उसकी बैटरी खत्म हो गई हो। विकास चिल्लाया, भागो यहाँ से, लेकिन तब तक वो बूढ़ा अपने असली रूप में आ चुका था। सबसे पहले उसका शरीर उल्टा हो गया। वो हवा में उठ गया और उल्टा लटक गया, जैसे कि कोई इनविजिबल रोप से उसे लटका दिया हो। उसके पैर ऊपर थे और सिर नीचे। उसके नाखून अचानक से लंबे हो गए, जैसे कि कोई ब्लेड निकल आए हों। उसकी चमड़ी सूख गई और काली हो गई, जैसे कि कोई पुराना चमड़ा हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो हवा में तैरने लगा और लगातार कुछ मंत्र पढ़ रहा था। वो मंत्र थे बिल्कुल अजीब, किसी भी भाषा के नहीं लगते थे, लेकिन उन मंत्रों की आवाज सीधे उनके दिमाग में घुस रही थी, उनकी सोचने की शक्ति को खत्म कर रही थी। वो मंत्र पढ़ रहा था, वो मेरे अंदर घुस रहा था। बाद में सुरेश ने बताया था, जो अकेला बच गया था उस रात। मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा था। मैं सिर्फ उसकी आवाज सुन रहा था और लग रहा था कि जैसे कि वो मेरी आत्मा को खींच रहा हो। ब्रह्म राक्षस ने सबसे पहले उनके मन में डर भरा, लेकिन ये कोई नॉर्मल डर नहीं था। ये था एक ऐसा डर जो रूह तक को हिला देता है, जो इंसान की सारी हिम्मत छीन लेता है। एक अजीब सा पैनिक अटैक, जिसमें इंसान सिर्फ भागना चाहता है, कुछ भी सोच नहीं पाता। फिर वो उन्हें अलग अलग दिशाओं में भगाने लगा। उसने कुछ ऐसा किया कि चारों दोस्त अलग अलग तरफ भागने लगे। राज भागा उत्तर की तरफ, विकास दक्षिण में, अमित पूरब में और सुरेश पश्चिम की तरफ। हम सब अलग हो गए थे, सुरेश ने बाद में बताया था। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन मैं सिर्फ भाग रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, यहां से निकलना है, जल्दी निकलना है। जंगल में गूंजने लगी चीखें। पहले राज की आवाज आई, एक भयानक चीख जो धीरे धीरे कमजोर होती गई और फिर खत्म हो गई। फिर विकास की आवाज आई, फिर अमित की। हर चीख के बाद सन्नाटा, और फिर ब्रह्मराक्षस की भयानक हंसी जो पूरे जंगल में गूंजती रही। सुरेश भागता रहा। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, बस भागता रहा। उसके कान में वो मंत्रों की आवाज अभी भी गूंज रही थी और लग रहा था जैसे कि वो ब्रह्मराक्षस उसके पीछे आ रहा है। कई घंटे बाद जब सुबह होने वाली थी, तब जाकर सुरेश जंगल से बाहर निकला। वो बिल्कुल पागल हो चुका था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर खरोंचें थीं, और वो बार बार कह रहा था, वो मंत्र पढ़ रहा था, वो मेरे अंदर घुस रहा था। उसकी आंखें, उसकी लाल आंखें। अगली सुबह जब पुलिस और रेस्क्यू टीम उस जंगल में गई, तो जो कुछ उन्हें मिला वो आज भी उनकी यादों में डर बनकर बसा हुआ है। उन्हें मिले सिर्फ 3 लोगों के कपड़े के टुकड़े जो पेड़ों की ब्रांचेस पर लटक रहे थे, खून के धब्बे जो अजीब पैटर्न्स में बिखरे हुए थे, और पेड़ों पर नाखूनों के निशान जो इतने गहरे थे जैसे कि किसी ने नाइफ से काटा हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो सारे निशान ग्राउंड से कम 10 फीट ऊपर थे, जैसे कि कोई हवा में लटकते हुए लड़ा हो। राज, विकास और अमित का कोई नामो निशान नहीं मिला। ना तो उनकी बॉडीज मिली, ना ही कोई और एविडेंस। बस वो कपड़ों के टुकड़े, खून के धब्बे और पेड़ों पर निशान।